ईरान जो है एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी है, हम्म। ईरानियन सोसाइटी। और जो आप देखेंगे ईरान की जो गवर्नमेंट है उसमें जो आईआरजीसी का रोल है, जिसे सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी नाम है, और उसके साथ बसीज की जो वॉलंटियर फौज है, तकरीबन लाखों में ये फौज मौजूद है, जो इस निज़ाम के ही इस सिस्टम के सपोर्ट में आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। कोई भी इस तरह का बूट ऑन ग्राउंड्स की टैक्टिक्स को, मुझे लगता है एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा और वियतनाम से बुरी शिकस्त अमेरिका की होगी इस वक्त। जैसे कि आपने भी पहले अपने इंट्रो में बहुत सही कहा कि अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, क्योंकि इन जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, मिडल ईस्ट के इन ममालिक के अंदर जो उसके बेसिस थे, उसमें वो अभी सुरक्षित नहीं है। वहाँ ईरान आए रोज खैबर शिकन इमाद मिसाइल, अपना फतह मिसाइल से अटैक कर रहा है, हम्म। और वो भाग करके होटलों में पनाह ले रहे हैं, जहां वो होटलों में ड्रोन मार करके उनका पीछा किया जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल परेशानी में अमेरिकन सोच फोर्सेस हैं। ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ की ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, और इसराइल उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। और इसराइल पे जिस तरीके से अभी शुरू के 3 दिनों में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल के हमले किए, उससे जो उनका जो डिटरेंस है, जो डिफेंस की शक्ति है, वो बहुत खत्म, हद तक खत्म हो चुकी है। और अब जो बड़े हथियारों से हमले हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन हमारे जो भारत के एक जर्नलिस्ट वहाँ से आए, अभी हाल ही में उसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा हुआ है, जो मौतें हुई हैं वो नहीं बताई जा रही है, बल्कि अमेरिका ने तो ये एडवाइजरी भी इशू की थी कि जो भी अमेरिकन इस मिडल ईस्ट के अंदर है, इसराइल के अंदर है, वो अपने रिस्क पे खुद अपनी मर्जी से जहां आपको टिकट मिलती है निकल जाएं, भाग जाएं। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ये जंग ऑलमोस्ट हार चुका है। अमेरिका के लिए जंग जीतना तब होता कि जब वो रिजीम चेंज करने में कामयाब होता, जब वो ईरान के अंदर अपना असर पैदा करने में कामयाब होता। लेकिन अमेरिका कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना इस वक्त पूरा करने में नाकाम हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लेबनान के अंदर इस वक्त हिजबुल्लाह एक बार फिर अपराइजिंग कर रही है। वहाँ इसराइल के साथ जो है वो बेका के अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। इसी तरह यमन में अभी हुतीज बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन बहरीन के अंदर एक बहुत बड़ा अपराइजिंग शुरू हुआ है। तो इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी काफ़ी परेशानी है। अभी कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से एंगेज किया जाए। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने भी सऊदी जो उनके साथी हैं, उनके साथ काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात की है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बड़े एक लंबे मतलब दो आप दो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जंग हार चुका है। अब बिल्कुल हार डोनाल्ड चुका ट्रंप है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ना कर दे मिनटमैन 3 का। आशीष जी, आप क्या कहेंगे इस पर? फिर मैं जदी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं सोल्जर हूं विवेक, और मैं ये भारत को बताना चाहता हूं कि 6 बॉडीज अमेरिका पहुंच गई, एंड द प्रेसिडेंट वाज देयर ऑन द एयरपोर्ट विद द फर्स्ट लेडी एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टॉप पेंटागन ऑफिशियल्स। ऐसे ट्रीट करता है अमेरिका अपने सोल्जर्स को, जो कि रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे, ये 6 के 6 रिजर्विस्ट थे। तो उनको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए एक देश अपने सैनिकों के साथ कैसे व्यवहार करता है। जो ब्यूरोक्रेसी है जो बताती है कि अरे ये तो रिजर्विस्ट हैं, ये तो मतलब इनका क्या, ये लोअर लेवल। तो एनीवेज उसको मैं एक तरफ। चाइना और अमेरिका का मेजर मीटिंग बिटवीन दी टॉप 2 लीडर्स जी जिनपिंग एंड ट्रंप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान्ड है। और अमेरिका का जो लास्ट एक हिच था बिफोर पुटिंग पार्ट फुट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से ये रोल इन नहीं होगा जहां पे आपको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और टैंक्स को ले रोल इन करना पड़ेगा। ये तेहरान का कैप्चर होगा, तेहरान को चारों तरफ से इंसुलेट किया जाएगा, और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस मूव इन करेंगी। जितनी इनकी हायर ऑफिशियल्स के वो लोग हैं इनके सपोर्ट वाले, उनको पोजीशन करेंगे और क्विक एग्जिट मारेंगे वहां से बाय एरियल रूट। ये एक पॉसिबिलिटी है मेरे असेसमेंट के हिसाब से। इसके पहले अमेरिका को ये जानना बहुत जरूरी था कि चाइना का क्या रोल है, और उनसे वो पीछे बातें कर रहे हैं। रशिया का भी काफी क्लैरिटी है। अमेरिका इस पूरे वॉर में एज प्लान्ड जा रहा है। उनके पास री की जरूरत थी, वो बहुत हाई स्पीड पे अंडर स्पेशल एक्ट चल रही हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस एक्सप्लोसिव्स एक्ट वगैरह है उनके पास, जहां इमरजेंसी लेवल पे प्रोडक्शन चल रहे हैं। ट्रंप के पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं ड्यूरिंग वॉर, उन सबका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम भावावेश में इधर उधर जाके नहीं, फैक्ट ये है कि आईआरजीसी को वो और क्रश करेंगे अगले कुछ दिनों में। और रिजीम के लीडरशिप को चेंज कर चुके हैं। सेकंड राउंड से कैसे बातें करेंगे वो इनका एक चैलेंज अभी भी चल रहा है, जिसके लिए वो ये नहीं, अपने मित्र देशों आईआरजीसी का ने तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आईआरजीसी ने तो बात ही करने से जी। इनकार कर दिया है।
वहां की IRGC इस लीडरशिप ने समय बात हेडलेस करने से है ना इनकार विवेक। कर दिया है, कह रहे हैं कि अब बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता खामेनेई के जाने के बाद। अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इवेंचुअली करेंगे, लेकिन हो सकता है कि सऊदीया से बात करें, हो सकता है बहरीन से बात करें। उन्होंने ये तो सबको सॉफ्ट किया मार है रहे हैं एक अपना एक करके, 12 के 12 देशों को मार रहे हैं, बातचीत बातचीत किससे करेंगे? किसी एक को तो छोड़ा नहीं इन्होंने। हाँ, अभी उनके प्रेसिडेंट ने कल बोला है कि हम बातचीत भी करने को तैयार है और हम बहुत माफी मांगते हैं उन देशों से जिनके ऊपर हमने अटैक कर दिया था, हमसे गलती हुई है। तो ये बहुत मेजर स्टेटमेंट है विवेक, फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वो रिकंसाइल करने के मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की माफीनामा युद्ध के समय जारी नहीं किए जाते। और एक कंडीशनल उन्होंने रिस्पांस की बात की है कि अगर ये देश हम पे अटैक करेंगे तभी हम पे इन पे आगे अटैक करने की बात करेंगे। तो अमेरिका भी एकदम यूनिलैटरल चल रहा था, लेकिन अब उसे पता है कि अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो बाकी देशों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन टॉकिंग अबाउट फुट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, उसका एक बहुत ही कहते हैं सर्जिकल तरीके से तेहरान का टेक ओवर पॉसिबल है विवेक, नहीं लेकिन फॉर अ शॉर्ट शॉर्ट पीरियड। सर अब 2 लाख सैनिक हैं IRGC के, इसके अलावा उनके आइडियोलॉजिकल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक धार्मिक रेजिम है, उसको आप बूट्स ऑन ग्राउंड करके भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको 22 लाख सैनिक चाहिए होंगे तेहरान में अगर आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो। IRGC की सारी सेकंड लाइन लीडरशिप तेहरान छोड़ चुकी है बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। ये इनपुट्स हैं। हो सकता है कि ये भी उतना ही प्रोपेगेंडा हो जैसा तेल अवीव में कर रहे हैं लोग या अल जजीरा कर रहा है। सारे प्रोपेगेंडा वॉर चल रहे हैं, लेकिन फैक्ट है नहीं, कि टर्की इंफॉर्मेशन में बॉर्डर तो से कंप्लीट प्रोपेगेंडा वॉर है सर, इसमें तो कहीं कोई दोहराई ही नहीं है। आपको कैजुअलिटी पता चल रही है तेहरान की, ईरान की, लेकिन आपको कैजुअलिटी वो मालूम नहीं चल रही है जो इजराइल के अंदर है या फिर जो अमेरिका के साथ हो रहा है या फिर जो बाकी जगहों पर हो रहा है। वो रिपोर्ट्स आ ही नहीं रही है। वो रिपोर्ट्स क्या है, कितनी है, वो फिगर कितना है, वो अभी तक वैसा ही है जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ तेहरान को हिला दिया और बाकी सब एकदम अनटच्ड आयरन मैन बने हुए हैं। मैं सवाल को लेकर लौटूंगा, जैदी साहब से इसका थोड़ा जवाब ले लूं बूट्स ऑन ग्राउंड पे, मैं वापस लौटता हूं आशीष सर। जैदी जी। देखिए, जी नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी एट योर प्रोग्राम। ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा 3-4 दिन पहले की टाइमलाइन में ले जाना चाहूंगा। एग्जैक्टली लाइक एक हफ्ते पहले की, कि ट्रम्प ने जो ऐलान किया था कि हम 24 से 48 घंटे का ये ऑपरेशन होगा और हम हिट करेंगे और हम जो सो कॉल्ड रेजीम जिसको ये कहते हैं, गवर्नमेंट के जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर देंगे। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर थे वहाँ के सुप्रीम लीडर, उनका असैसिनेशन हो जाता है। तो जो 3 महीने पहले जो रॉयट्स हुए थे, जो लोग सड़कों पे उतरे थे, वो उससे डबल मात्रा में निकलेंगे और एक रेजीम चेंज, ये उनका एक प्लान्ड तरीका था, जबकि ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद वो जो वहां की पूरी जनता है वो फ्लैग के अंडर में रैली करने लगी। जब से ये जंग अटैक शुरू हुआ है, एक हफ्ता हो चुका है ऑलमोस्ट, आज सैटरडे है, पिछले सैटरडे को हुआ था। और लोगों ने ईरानी और सुप्रीम लीडर और जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसके फ्लैग के तहत रैली किया है। ट्रम्प ने अभी 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि हम कर्डिश, क्योंकि कर्डिश जो बॉर्डर है ईरान और इराक के बीच में, उसमें सेपरेटिस्ट हैं और उनको अपना एक स्टेट चाहिए। तो ट्रम्प ने ये ऐलान किया था कि हम जो कर्ड्स हैं इराक के, उनकी अलग अलग लीडर से ट्रम्प ने बात किया कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, हम आपको हथियार देंगे और हम आपको एयर कवर देंगे, आप हमारे बिहाफ पर ग्राउंड ऑपरेशन करो। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कर्डिश लीडर ने इंटरव्यू दिया और खुद ये कबूला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम जाना चाहते हैं बट ना हम कैपेबल हैं, और हम इस US, इसराइल और ईरान की जंग में हम ये कैनन फॉडर नहीं बनना चाहते। हम हमारे लोग जो है बेवजह मैसेकर नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने वो अपना बैक ऑफ कर लिया। ये बोलने के बाद ही ट्रम्प ने फिर बोला कि अरे हमें उनकी जरूरत नहीं है, और क्योंकि ट्रम्प की जैसी आदत है कि मतलब वो कभी झुकेंगे नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, एकदम फुल प्रूफ है, तो उस तरह से किया। और जहां तक अभी सर बात बात कर रहे थे कि एक बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन हो सकता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तेहरान में ट्रूप्स को एयर के जरिए ड्रॉप करके और कैप्चर करके न्यूक्लियर, ये सब थ्योरीज और ये सब कयास, ये सब मीडिया में बहुत डिबेट होते हैं।
बट प्रैक्टिकली अब आप ईरान को वेनेजुएला से कंपेयर करिएगा तो ईरान और वेनेजुएला में जमीन आसमान का फर्क है। वहां एक फिगर हेड था, ठीक है, निकोलस मदुरो थे। निकोलस मदुरो को वो कैप्चर करके लेके चले जाते हैं, वो कोई आइडियोलॉजिकल ड्रिवन स्टेट नहीं है। अब वेनेजुएला को ईरान से कंपेयर करना, उसका कोई वो नहीं है। ये सारा जो कॉन्फिडेंस ट्रम्प का और इसराइल का है, ये वेनेजुएला के ऑपरेशन से है। और ये लोग बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं कि ईरान को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके। अब पर ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ये ईरान का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मटेरियल फाइनेंशियल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। क्या ईरान को अंडरस्टिमेट किया है अमेरिका ने, ईरानी पावर को अंडरस्टिमेट किया है यूएस ने और इसराइल ने मिलकर? क्या नुकसान का आकलन या फिर आउटकम को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया गया? यूके देवना सर। माइक चेक कीजिएगा सर। में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अमेरिका में पेंटागन में जितने जनरल्स हैं, अमेरिका में एयरफोर्स के भी जनरल होते हैं। हाँ। एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर भी उनका मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल टाइप होता है। हम्म। अभी जो अमेरिका के सीडीएस हैं वो एयरफोर्स के जनरल हैं। वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं ट्रंप को कि मेरी बात सुनो, ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि अमेरिका के पास साधन नहीं है ईरान को हराने के लिए। देखो, डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनते नहीं है, अपने एडवाइजर्स की सुनते नहीं है। CIA, MI6 का आकलन है कि अमेरिका के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो ईरान को हरा सके। एग्जैक्टली सेम वर्ड उन्होंने यूज किया है जो कि अमेरिका के CDS, जो कि एयरफोर्स के जनरल हैं, उन्होंने कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात नहीं सुनते। अब ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, अमेरिका को हम बात करते हैं कि जैसे कराकास में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं घूम रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज उठे, टेक ऑफ किया डेल्टा फोर्स के साथ, कराकास में 11 मिनट में पहुंच गए। कराकास समुद्री कोस्ट पे उन्होंने निकोलाई मदुरो को उसके पहले से उठाया, अमेरिका में हाईजैक करके ले गए। ऐसी सिचुएशन ईरान में नहीं है। नियरेस्ट डेल्टा फोर्स या स्पेशल फोर्स कहां पर है? हेलीकॉप्टर के साथ, अटैक हेलीकॉप्टर के साथ, वो है कुवैत में, वो है इराक में, उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया में भी उन्होंने एक अपना डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया है। तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते? विवेक 3 घंटा लग जाएगा हेलीकॉप्टर को 700 किलोमीटर जाने में। तेहरान में ऑपरेशन करके वापस आने में 3 घंटा लग जाएगा। सुसाइडल है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं विवेक, इराक में क्या हुआ था समझना पड़ेगा। सद्दाम हुसैन की फौज जो है, आंतरिक गृह युद्ध लड़ते लड़ते पिछले 20 साल से 30 साल से थक गई थी। दूसरी बात, 1993 में कुवैत के साथ लड़ाई करते करते थक गई थी। 10 साल की लड़ाई उन्होंने की थी ईरान के साथ 80 के दशक में, 9 साल की लड़ाई। वो थक गए थे, उनका इक्विपमेंट थक चुका था। इस बार आप देखो, ईरान की आर्मी 6 लाख की है, अभी तक वो युद्ध में उतरे नहीं है। ईरान की जो 6 लाख की आर्मी है फ्रेश है। टैंक तो 72 बंद गाड़ियां लिश्कारियां मार रही है, एकदम तैयार हैं, नए हैं इस युद्ध में। अभी तक उन्होंने टैंक का एक गोला नहीं फायर किया, जरूरत नहीं पड़ी। तो थकी हुई आर्मी नहीं है जैसे कि इराक की आर्मी थी। दूसरी चीज, IRG देखो विवेक, IRG में जो 1,75,000 लोग हैं ना, इनका सिलेक्शन कैसे होता है तब मैं बताता हूं। इनका सिलेक्शन आम आर्मी की जो IRG के जवान हैं, JCO हैं, अफसर हैं, ऐसा नहीं है कि बस गए, रिटर्न टेस्ट दिया, गए 2 किलोमीटर दौड़ पड़े और सिलेक्शन हो गया। नहीं, IRG में उनको जब सिलेक्ट किया जाता है, जवान हो या अफसर हो, उनकी पर्सनल निष्ठा पर उनको सिलेक्ट किया जाता है। थियोसॉफिकल पढ़ाई होती है उनकी यहाँ, जो जब उनकी ट्रेनिंग होती है उनको पढ़ाते हैं कि हमारा धर्म ग्रुप क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि युद्ध भूमि में सरेंडर नहीं करेंगे, खरीदे नहीं जा। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया गया। वेनेजुएला में डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका की जेब के अंदर बैठा था। वेनेजुएला में जितने जनरल थे सारे खरीद लिए गए। उन जनरलों को उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखो, मैं ईरान के साथ नहीं हूं विवेक। हाँ। मैं जमीनी एक मिलिट्री का साइकोसाइकेट्रिक एनालिसिस कर रहा हूं। मैं ईरान के साथ नहीं हूं।
लेकिन नहीं, हम तो ये सोचना, हम तो क्या सर, हम तो बुद्ध वाले लोग हैं, हम युद्ध वाले लोग थोड़ी हैं। हम तो कहते हैं भाई बैठ के बातचीत कर लो, जो मसले मसाइल हैं मिलकर सुलझा लो। ये हथियार गोला बारूद से कुछ होना नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% सहमत हूं। जॉन हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार तेहरान से, जो कि लाइव इस वक्त हमारे साथ ईरान तेहरान से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जॉन, क्या सिचुएशन है वहां पर तेहरान के अंदर? थैंक यू विवेक एंड इंडिया डेली फॉर हैविंग मी। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली कवरेज तो ईरान की भरपूर तरीके से चल रही है, लेकिन वहाँ इसराइल से कोई खबर नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे CNN भी आया हुआ है, सारे चैनल भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे खबर जो है वो ये है कि मुख्तलिफ पैमानों के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो अटैक्स हो ही रहे हैं, बट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है। यहाँ पे 110 बिल्डिंगों से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हुए हैं। पुलिस स्टेशन को तो चले अटैक किया ही किया है मोहल्लों के अंदर, लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर, स्क्वायर्स के अंदर रेस्क्यू, रेड क्रिसेंट की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन तक के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिन्होंने एक बंदे को टारगेट करने के लिए उड़ा दी हैं, और ना सिर्फ उड़ाई हैं बल्कि डबल टैप स्ट्राइक्स कर रहे हैं। मतलब पहली स्ट्राइक के अंदर वो टारगेट को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर जब रेस्क्यू टीम्स अंदर जाती हैं तो दोबारा ये जो है वो दूसरी स्ट्राइक करते हैं, बिल्कुल जैसे गाजा के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर हम लोग को नजर आती हैं चीजें। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इसके बावजूद सारी चीजें नॉर्मली चल रही हैं, लोग नॉर्मली रोड्स पे घूम रहे हैं। जिसको लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डेली वीडियोस भी डाली हुई हैं फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ तेहरान। और यहाँ पे लास्ट नाइट अटैक हमने देखा था, एक बहुत बड़ा शाराम ऑयल डिपो के ऊपर हुआ था। नहीं, अभी हमने एक और खबर सुनी कि वहां के वाटर रिफाइनरी प्लांट पर भी अटैक हुआ, जिससे कि कई सिटीज में वाटर सप्लाई बाधित हुई। ये किस तरह की लड़ाई है भाई? विवेक, यही तो बर्बरियत, और जाहिर है इनको किसी चीज की परवाह नहीं है कि कोई पानी पिए, कोई खाना खाए। वॉर ऑफ जो जिनीवा कन्वेंशन अगर आप पढ़ें और एंगेजमेंट, स्कूल पर अटैक करके 160 बच्चियों को मार दिया। मैं कहता हूं ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सा रिजीम चेंज है? उनमें से 67 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही कि वो किसकी बेटी है, किसको उनकी जो लाशें हैं वो दी जाएं। तो इतना बर्बरियत से ये मार रहे हैं यहाँ पे। स्कूल्स पे तो हॉस्पिटल्स, 22 हॉस्पिटल हैं विवेक, मैं आपको बताऊं 22 हॉस्पिटल हैं जिनको यहाँ पे टारगेट किया गया और अटैक किया गया। फिर भी हम देखते हैं ईरानी पॉपुलेशन का रिजॉल्व है कि वो खड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए, और जितना भी इन्होंने बोला था, नहीं कह रहे बगावत बहुत है वहां पर, नहीं कह रहे बगावत बहुत है रिजीम के खिलाफ, टॉप रिजीम गायब है वहां से, कोई लीड नहीं करना चाहता। क्या इस तरह की खबरें हैं? वो ऑरेंज मैन कहता है ना वहां पे बैठ के कि मैंने एयर डिफेंस भी खत्म कर दिया, मैंने नेवी भी खत्म कर दी। एक तेल की बूंद वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा पाई है अभी तक ईरान की मर्जी के अलावा। दूसरा अगर देखें तो एयर डिफेंस के अंदर भी ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हमारा हमने सब तबाह कर दिया, लॉन्चर भी तबाह कर दिए हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ मिसाइलें जो है वो डाले जा रहे हैं, लड़के यहाँ से भेजे जा रहे हैं, और ये कहीं तो जा रही है ना मिसाइलें विवेक। ये जो दुबई के अंदर आज सुबह भी आपने देखा, कुवैत के अंदर आपने देखा, बहरेन के अंदर आपने देखा, तो अटैक्स तो चल रहे हैं ईरान की साइड से। तो जो ये अचीव करना चाह रहे थे कि रिजीम चेंज होगा, और ख्याली जो बातें की हुई थी इन्होंने कि यहाँ पे लोग बाहर आ जाएंगे उठ के। और देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।